स्टूडेंट्स, आज हम 9th हिस्ट्री में देख रहे हैं रूसी क्रांति के अंतर्गत उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। ठीक है, 1905 की क्रांति का जो उदय हुआ किस प्रकार से हुआ उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले अपनी पुस्तक भी खोल लें ताकि आपको पुस्तक से इस वीडियो से और पुस्तक दोनों को मिलाकर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। हम अगर बात करें 1905 की तो रूस का जो समय, रूस में जो शासन था वो निरंकुश सत्ता का शासन था। ठीक है ना, वहां पे जार का ही शासन चलता था, वो जैसा बोलता था वैसा ही रूस में होता था, किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ तक जार का ही शासन रहा। ठीक है, उदारवादी जो थे वहां पे वो आंदोलन चलाना चाह रहे थे, कई प्रकार का आंदोलन चलाना चाह रहे थे ताकि वहां के जो किसान हैं और वहां के जो मजदूर हैं उनकी संख्या, उनकी जो जीवन स्तर है उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो सके। इसलिए उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, वहां के जो नेता थे, वो बहुत सारे आंदोलन चला रहे थे ताकि वहां के मजदूरों की और किसानों की स्थिति बदल सके। ठीक है ना, 1905 में ही क्रांति हुई। ठीक है, संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और समाजवादी दोनों ने मिलकर संविधान की रचना का उन्होंने प्रावधान रखा। ठीक है ना, लेकिन और इसमें क्या किया, किसान और मजदूरों को सम्मिलित किया, क्योंकि हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में, कि रूस में किसानों की जो संख्या थी वो 80 से 85% तक थी। ठीक है ना, अगर हम पूरे यूरोप के देशों की बात करें और रूस की बात करें तो रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी किसानों की और मजदूरों की। ठीक है ना, तो इसीलिए किसान और मजदूरों को भी इसमें शामिल किया। साथ में पोलैंड करके एक स्थान है जो मुस्लिम बहुलता वाला स्थान था, इसमें जद्दीदियों को भी शामिल किया गया, ये भी उदारवादियों से प्रभावित हुए। ठीक है ना, और इस तरह से वहां पे क्रांति चालू हो गई। ठीक है, अगर हम 1905 की हमने ये बात देखा शुरुआत के दिनों की, लेकिन उससे पहले, उससे थोड़ा सा पीछे जाए 1904 में, तो वहां के जो मजदूर थे उनकी जो स्थिति थी बहुत ही बुरी स्थिति थी। ठीक है ना, बहुत ही मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे जो चीजें मिल रही थी उसमें कीमतें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मजदूर थे कारखाने में काम करने वाले, तो उन मजदूरों की संख्या के वेतन में भी 20% की गिरावट आ रही थी। ठीक है, आ गई थी। इस तरह अगर हम देखें 1904 में तो मजदूरों का बहुत ही बुरा हाल था। ठीक है, मजदूर संगठन में मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि मजदूरों को लगने लगा था कि अब हमें संगठित रहना चाहिए, इसीलिए मजदूरों की संख्या में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, और वो संगठित हो रहे थे और संगठन में जोड़ रहे थे, इसलिए संगठन में मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, फिर 4 मजदूर आंदोलन का ऐलान कर दिए, क्योंकि उन्हें निकाला जा रहा था, तो मजदूरों ने ऐलान कर दिया कि हम आंदोलन करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग से अगर हम देखें तो 110,000 मजदूर हड़ताल में चले गए। ठीक है ना, इनकी कुछ मांगे थी, हड़ताल करने के पीछे कुछ मांगे थी इनकी। देखते हैं क्या मांगे थी। वो चाहते थे कि 8 घंटे काम किए जाए, इससे ज्यादा काम उनको नहीं मिलना चाहिए। फिर उनका ये भी कहना था कि वेतन में वृद्धि हो, जो उनका वेतन था वो उनका बहुत ही कम था, उससे उनकी जीविका ठीक ढंग से नहीं चल रही थी, इसलिए उनका मानना था कि वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं तीसरी बात की कार्य स्थिति में सुधार हो। ये सब बातों को लेकर, ये तीनों मांगों को लेकर जो सेंट पीटर्सबर्ग के 1,110,000 मजदूर हड़ताल पर चले गए। ठीक है, हड़ताल पर जब गए तो गैपान पादरी के नेतृत्व में हड़ताल हो रही थी। ठीक है, और विंटर पैलेस में ये लोग जाकर पहुंच गए, जार के महल के सामने था, जो विंटर पैलेस है वो कहाँ था, जार के महल के सामने था। यहाँ पे मजदूर
ज्ञापान पादरी के नेतृत्व में हड़ताल करने चले गए। ठीक है, पुलिस और कोशेक्स हमलों ने ये पुलिस और कोशेक्स जो थे इन्होंने हमला किया मजदूर पर, और मजदूर जो थे वो 100 से भी अधिक मारे गए। इस हड़ताल में, इस आंदोलन में 100 से भी अधिक मजदूर मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। ठीक है ना, और इसी को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ही हम खूनी रविवार कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।